आखिरकार नेपाल चाइना के राजदूत के ऊपर क्यों भड़का है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने माना है कि हमारी गलती थी, हमने ही समझौता तोड़ा था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार 28 मई को कहा कि पाकिस्तान ने मेरे और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के बीच 1999 में हुआ समझौता तोड़ा। शरीफ ने अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मीटिंग में कहा कि 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इसके बाद वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे और हमने एक समझौता किया था, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया। ये हमारी गलती थी। शरीफ और वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किया और इस एग्रीमेंट में भारत और पाकिस्तान शांति और स्थायित्व की बात कही गई थी। समझौते को एक बड़ा कदम माना गया था और इसके कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में घुसपैठ की, जिसके कारण कारगिल जंग हुई। ये दो पड़ोसियों के बीच एक शांति समझौता है जिसमें शांति और सुरक्षा बनाए रखने और दोनों देशों के बीच पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। हालांकि शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ ही समय बाद कारगिल में घुसपैठ कर इसका उल्लंघन किया था। पाकिस्तानी सेना की इसी घुसपैठ की वजह से कारगिल जंग हुई। पाकिस्तान ने तब आर्मी चीफ रहे परवेज मुशर्रफ ने अपनी सेना को खुफिया तरीके से मार्च 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में घुसपैठ का आदेश दे दिया। भारत को जब इस घुसपैठ का पता चला तो बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया और नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री रहते भारत ने युद्ध जीत लिया। नवाज ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करने से रोकने के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अगर इमरान जैसे लोग मेरी जगह होते तो क्लिंटन का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता। शरीफ ने 2017 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने की बात की। नवाज ने कहा कि तब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे साकिब निसार ने मुझ पर गलत केस किया था। मेरे खिलाफ किए गए हर केस गलत थे, जबकि इमरान के खिलाफ किए गए केस सही थे। शरीफ ने कहा कि ISI के प्रमुख जहरील इस्लाम मुझे बेदखल कर इमरान को सत्ता में लाना चाहते थे और उन्होंने बैठा भी दिया। जब मैंने इमरान से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ISI का इसमें कोई हाथ नहीं है। शरीफ के मुताबिक मुझे 2014 में इस्लाम की तरफ से मैसेज मिला कि पद से हट जाऊं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इस पर इस्लाम ने धमकी दी, मेरे लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके पूर्व डिप्लोमेट ने कहा था एक विवादित बयान देते हुए कि भारत को सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब ले लेना चाहिए और पाकिस्तान को पूरा कश्मीर दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सिख अक्सर करतारपुर साहिब को वापस लेने की मांग करते हैं, मगर ये अब हो नहीं सकता है। लेकिन अगर वे कश्मीर के बदले हमसे करतारपुर साहिब मांगे तो इस पर विचार किया जा सकता है। अभी तो संबंध इस तरीके से हैं। हालांकि नवाज शरीफ कोशिश करते हैं ऐसी बातें बोलकर चीजों को नॉर्मल करने का। कई बार उनको देखा गया है कि वो बेबाक तरीके से इन बातों को रखते हैं, लेकिन इस तरीके से आगे बढ़ चुके हैं ये लोग कि अब पीछे आकर रिश्तों को संभाल पाना ये आसान नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पोखरा एयरपोर्ट को लेकर एक बार फिर से चीन और नेपाल के बीच विवाद का विषय बन गया है। चीन का दावा है कि पोखरा एयरपोर्ट को बनाने में नेपाल को 2% की दर से ब्याज दिया गया है। वहीं अब नेपाली मीडिया ने खुलासा किया है कि ब्याज की ये दर 5% है, जो इस गरीब देश के लिए बहुत ज्यादा है। नेपाली पत्रकार गजेंद्र बुधाथोकी ने अब चीन की इस लूट का खुलासा सोशल मीडिया पर कर दिया तो चीन के राजदूत चेंग सोंग ने खुलेआम धमकी दी और माफी मांगने के लिए कहा। इस पर गजेंद्र ने सबूत सामने रखकर साफ कर दिया कि चीन नेपाल को कर्ज के नाम पर लूट रहा है। इसके बाद नेपाल में चीनी राजदूत की बर्खास्तगी की मांग तेज हो गई है। साथ ही भारत से इसकी तुलना भी हो रही है। ये पूरा विवाद शुरू उस समय हुआ जब नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र ने खुलासा किया कि चीन पोखरा एयरपोर्ट के लिए 2 नहीं बल्कि 5% ब्याज ले रहा है। इस खुलासे के बाद नेपाल में चीनी राजदूत चेंग सोंग ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हम आपसे औपचारिक माफी मांगने की मांग करते हैं और आप चाहे तो जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो। इस पर गजेंद्र ने भी करारा जवाब दिया और कहा कि चीनी राजदूत मुझे धमकाओ नहीं, मेरे पास नेपाल सरकार का साक्ष्य
साक्ष्य है, इस पर चीनी राजदूत ने फिर से धमकाने की कोशिश की। चीनी राजदूत चेंग सोंग ने कहा कि अगर आपके पास साक्ष्य है तो प्रकाशित करो, अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो उसे तलाश करने के लिए समय चाहिए। तो आपका इरादा क्या है? पहले झूठ फैलाओ, फिर इंतजार करो, गुबार शांत हो जाए, फिर उसे भड़का दो। इसके बाद गजेंद्र ने पलटवार किया और उन्होंने नेपाल सरकार का दस्तावेज एक्स पर पोस्ट कर दिया। इसमें साफ लिखा हुआ है कि नेपाल सरकार को चीन ने 5% ब्याज की दर पर लोन दिया है। सार्वजनिक रूप से खुलासे हुए के बाद इस नेपाली सोशल मीडिया में बवाल मच चुका है। और आपको बता दें, नेपाल के प्रणय राणा लिखते हैं कि चीनी राजदूत खुलेआम धमका रहे हैं, ये राजनयिक मानकों के बाहर है। किसी भी राजदूत को ट्विटर का सहारा लेकर पत्रकारों पर हमले नहीं करने चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक औपचारिक बयान जारी कर सकते हैं या नेपाल के विदेश मंत्रालय के साथ अपनी चिंता जता सकते हैं। देश राज सोन्यक लिखते हैं कि अगर इस तरह का बयान भारतीय राजदूत ने दिया होता तो ये स्क्रीनशॉट वायरल हो जाता। यही नहीं, भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन भी शुरू हो जाता। आपको बता दें, नेपाल के लिए पोखरा एयरपोर्ट सफेद हाथी साबित हो रहा है। इस एयरपोर्ट को ओली सरकार ने चीन की मदद से बनवाया है, लेकिन अभी तक कोई भी फ्लाइट नहीं उतरी है। यही नहीं, चीन का दावा है कि यह प्रोजेक्ट BRI का हिस्सा है, लेकिन नेपाल इससे इनकार करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बहुत ही घटिया तरीके से इस एयरपोर्ट को बनाया है। अब नेपाल चीन के कर्ज जाल में फंस गया है और उसे जल्द ही लौटाना होगा। इस एयरपोर्ट को बनाने पर 21 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च आया है, जो अब 5% की ब्याज से नेपाल को देना होगा। हालांकि नेपाल ने इस चीज को लेकर ये भी कहा है कि आप ऐसा कीजिए, जो आपने हमें ये लोन दिया है, इस लोन को आप ग्रांट में बदल दीजिए, यानी कि हमें पैसे देने की जरूरत ना पड़े, कुछ ऐसा कर दीजिए। पर यहाँ पर अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि चाइना यहाँ पर ट्रेड रूट वगैरह तो विकसित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस चीज को लेकर कोई भी बातें नहीं कर रहा है। चाइना को हर हाल में यहाँ पर चाहिए अपना ब्याज दर। हालांकि ये पहली बात नहीं है कि नेपाल के साथ ही ऐसा हो रहा है, कई सारे देश पहले से भी एग्जाम्पल हैं, पर फिर भी देश अगर फंसते हैं तो इसमें उनकी गलती है, ना कि किसी और की गलती है। फिलहाल के लिए ये मुद्दा यहाँ पर गर्मा गया है। और जहाँ तक बात है नेपाल में चीनी राजदूत के इस तरीके से एक्शन करने का, तो आपको बता दूं, पहले भी ऐसा ही होता रहा है। होऊ यान की एक ऐसी राजदूत थी जिन्हें अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती थी, ये आराम से PM से, राष्ट्रपति से मिल सकती थी। तो चाइना के राजदूत हमेशा से नेपाल में कुछ इसी अंदाज में रहे हुए हैं, इसलिए उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने कर्जा दिया है, तुम हम पर आश्रित हो, तो तुम हमारे हिसाब से चलोगे, न कि हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। जहाँ तक पोखरा है, तो पोखरा एयरपोर्ट तो वैसे भी सफेद हाथी बन चुका है। भारत इसके लिए एयर स्पेस भी नहीं दे रहा है और ये कोई फायदा भी नहीं देने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।